बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग लाइव आ जाइए, और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए और बता दीजिए पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। क्या कहा था? आदिकाल कहा था, चारण काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था, या सिद्ध सामंत काल कहा था। कौन सा काल कहा था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वीरगाथा काल कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा काल कहा था? तो वीरगाथा काल कहा था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब इसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है। उससे महत्वपूर्ण बात है कि वीरगाथा काल के कौन कौन से कवि हैं। देखिए आपको याद रखना है कि मधुकर जो है ये वीरगाथा काल के ही संबंधित है कवि हैं। जगनिक भी जो कवि हैं वीरगाथा काल के ही कवि हैं। चंदबरजाई जो है ये भी आपका वीरगाथा काल के ही कवि है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो बात करें आपके इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। यहाँ पर आपसे देखिए 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि आपसे देखिए पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रबरदाई के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी थी। तो हिंदी साहित्य की पहली रचना जो थी ये पृथ्वीराज रासो थी। पृथ्वीराज रासो थी, ये बात आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे ये बनेगा जो हिंदी साहित्य की पहली रचना पृथ्वीराज रासो थी, इसके रचनाकार कौन थे? तो आप लोग क्या बताओगे? इसके रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदाई आपको बताना है। चंद्रबरदाई आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो हिंदी का पहला महाकाव्य था भाई पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो थे ये हिंदी का पहला महाकाव्य था। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा, तो आप लोग बताओगे चंद्रबरदाई। तो ये दोनों ही प्रश्न आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, बताइए। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चंद्रबरदाई थे, जगनिक थे, दलपति थे, या विद्यापति थे। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा भाई चंद्रबरदाई के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी के पहले महाकवि थे भाई ये। विद्यापति की बात करें तो कीर्ति लता के रचयिता कौन थे? कीर्ति लता के रचयिता और कीर्ति पताका के रचयिता कौन थे? तो आप लोग बताओगे विद्यापति थे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? जयदेव थे, चंद्रबरदाई थे, जगनिक थे, या विद्यापति? बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बात बताइए। देखिए अभी हम लोगों ने, मैं आपको क्या बताया था कि पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का पहला महाकाव्य है, और मैंने आपको बताया था चंद्रबरदाई जो है ये हिंदी के पहले महाकवि है। ये बात आपको याद रखना है। विद्यापति की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि विद्यापति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई कि कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। कीर्ति पताका और कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? आप लोग बताओगे विद्यापति। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के पहले गीतकार कौन थे? तो विद्यापति ही थे। हिंदी के पहले गीतकार कौन थे? तो आप लोग क्या बताओगे? विद्यापति ही आप लोगों को बताना है। तो जिनका भी उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसका उत्तर आपको बताना है कबीरदास की भाषा थी, बताइए। ब्रज थी, कन्नौजी थी, सुधक्किणी थी, या खड़ी बोली थी? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कबीरदास की जो भाषा थी कैसी थी भाई? सुधक्किणी आपको याद रखना है। कैसी थी? सुधक्किणी थी। तो कई सारे इससे प्रश्न बन सकते हैं इसके। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सुधक्किणी भी थी। अगर सुधक्किणी की जगह पर कुछ और लिखा होता, ठीक है, जिसके मैं यहाँ पर आपको बता दूं पंचमेल खिचड़ी, इसके कबीरदास की भाषा जो थी पंचमेल खिचड़ी भी थी, सुधक्किणी थी, और कबीरदास की भाषा को ही भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। जिसके आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि की किसकी भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताओगे? कबीरदास की भाषा को। आपसे पूछा जाए किसकी भाषा को पंचमेल
पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, आप लोग बताओगे कबीरदास को। अगर आपसे पूछा जाए किसकी भाषा को सुधकिणी कहा जाता है, तो आप लोग बताओगे कबीरदास को। अब यहाँ से प्रश्न अगर उनको पेपर का लेवल थोड़ा सा अप करना होगा तो वो क्या करेंगे, इसमें वो ये कर देंगे आपसे कि कबीरदास की भाषा जो पंचमेल खिचड़ी थी, तो ऐसा किसने कहा कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे कबीरदास की भाषा को सुधकिणी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल आपको याद रखना है। कबीरदास की भाषा को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इतने सारे भाई प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रश्न से आप सभी लोग याद रखोगे। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, आप सभी लोगों का भाई सपोर्ट बना रहे, तो लाइव क्लास की लाइव स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आप सभी लोग बढ़ाने की कोशिश कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये इनकी कौन सी रचना के लिए मिला है, तो यामा के लिए मिला है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा पूछ ले कब मिला है, तो आप लोग को क्या बताना है, 1982 आप लोगों को बताना है, 1982 आप सभी लोगों को बताना है। सुमित्रा नंदन पंत को यहाँ पर अगर पूछे कब मिला है और किसके लिए मिला है, कौन सी रचना के लिए, तो इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रा नंद पंत को। कब मिला है, 1968 में मिला है, ये बात भी आपको याद रखना है। 1968 में मिला है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि आगे जी को कब मिला है और कौन सी रचना के लिए मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 1978 में। ठीक है, तो इतने आप सभी लोगों को याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है भाई उर्वशी के लिए, इनकी रचना के लिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है तितली किसकी रचना है, तो बताने की कोशिश कीजिए। जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बताइए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था भाई श्याम सुंदर दास से एक संबंधित मैंने आपको प्रश्न बताया था कि जो कबीरदास की जो पंचमेल खिचड़ी भाषा है, तो कबीरदास की भाषा को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा, तो श्याम सुंदर दास ने ही तो कहा था। दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था कबीरदास की भाषा को किसने सुधकिणी कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर मैंने आपको बताया था कबीरदास की भाषा को किसने भाषा का डिक्टेटर कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर प्रश्न का लेवल, पेपर का लेवल थोड़ा सारा अप अगर करेंगे तो वो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपसे यही ज़्यादातर बने कबीरदास की भाषा को क्या क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पंचमेल खिचड़ी, भाषा का डिक्टेटर और सुधकिणी कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तितली किसकी रचना है भाई, जयशंकर प्रसाद की रचना है, और सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अतीत के जलचित्र के रचयिता कौन है, बताइए। अतीत के जलचित्र के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत। चलिए तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके अलावा आपको याद रखना है सुमित्रा नंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके अलावा आगे जी को कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसके लिए मिला है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपसे देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो फिर जो है किसी एक 1984 के बाद जो है 1984 से किसी एक रचना के लिए किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था किसी एक रचना के लिए, बल्कि उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा 1984 के बाद। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि पल्लव के रचयिता कौन है, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। आपके प्रश्न का यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो बताने की कोशिश कीजिए भाई। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। पल्लव के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब चिंतामणि के रचयिता कौन है, आपको बताना है चिंतामणि के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रामचंद्र शुक्ल के साथ चला जाता है। किसके साथ भाई, रामचंद्र शुक्ल के साथ चला जाता है, आपको याद रखना है। इसमें आपको बताना है जन्मेजय का नाम यज्ञ किसकी कृति है, बताइए। सेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है या गोविंद वल्लभ पंत की है, बताइए। ये एक एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका उत्तर भाई जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, आप लोग बताओगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए प्रश्न जो है भाई होमवर्क के लिए रहा, इसका आंसर बताना है आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किसके लिए भाई, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, आप सभी लोग याद रखोगे। चलिए, तो अब आपके सामने देखिए भाई व्याकरण के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो निम्न शब्दों में विलोम आपको बताना है नैसर्गिक का क्या होगा। ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको प्रश्न कराए थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब जो मैं आपको करा रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अब बताना है विलोम क्या होगा नैसर्गिक का। सामयिक होगा, कृत्रिम होगा, चमत्कार होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें नैसर्गिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं। नैसर्गिक को हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं या प्राकृत भी कह सकते हैं। और आप सभी को पता है प्राकृत का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो इस तरह से नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम ही हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। परम अर्थ का आपको बताना है विलोम क्या होगा, स्वार्थ होगा, स्वहित होगा, स्वलाभ होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, परम अर्थ यानी कि ये मेरा परम अर्थ है तो वो तो परम अर्थ हो गया, अलग चीज़ हो गई। ठीक है, और ये मेरा स्वार्थ है तो यहाँ पर आप दोनों का इन दोनों का अर्थ आपको कैसा दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा। एक तो परम अर्थ है, परम अर्थ है और एक स्वार्थ है, तो इन दोनों का अर्थ जो है आपको कैसा दिख रहा है भाई, अलग दिख रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। पहले तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 43 का आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 43 का, कि मुख्य का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या होता है। जिसकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हम लोग कहते हैं भाई मुख्य है, मुख्य चीज़ है। लेकिन जो चीज़ मुख्य का विलोम होगा वो क्या होगा, मामूली होगा, साधारण होगा, सामान्य होगा या गौण होगा। तो ये प्रश्न भी आपका भाई पूछा जा चुका है। आप सभी लोग याद रखोगे कि मुख्य का जो विलोम होगा वो गौण होगा। मुख्य का विलोम क्या होगा, गौड़ होगा, आप सभी लोग याद रखोगे। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब आप लोग देखिए भाई 44 और 45वें नंबर के प्रश्न आपके, प्रत्येक प्रश्न के वाक्यों को ABCD में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का आपको चयन करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है भारतीय किसान आजीवन भर कठिन परिश्रम करता है। तो बताइए कोई त्रुटि यहाँ पर आपको दिख रही है या कोई त्रुटि आपको नहीं दिख रही है, बताइए। देखिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ेंगे वाक्य को तो आपको मिलेगी भाई त्रुटि, भारतीय किसान आजीवन जीवन भर। अब यहाँ पर देखिए आजीवन भी आ गया है और जीवन भर भी आ गया है। ठीक है, तो आजीवन भी आ गया है और जीवन भर भी आ गया है, तो इसलिए आपका जो है कहाँ पर त्रुटि होगी, वो ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। बताइए यहाँ पर वाक्य के कौन से भाग में आपको त्रुटि देखने को मिल रही है, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए,
तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए भाई, स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। यहाँ पर आपका जो है गलती कहाँ पर है भाई, गलती आपकी दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब आपको भाई क्या बताना है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार जी आपका प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दावाग्नि कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे, मंदाग्नि कहेंगे या बड़वाग्नि कहेंगे। जल में लगने वाली आग को क्या कहा जा सकता है, आप सभी लोग बताओगे। तो क्या कहा जा सकता है, बड़वाग्नि कहा जा सकता है। जल में लगने वाली आग को क्या कहा जा सकता है, बड़वाग्नि कहा जा सकता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मुमुक्षु, मृत्यु वर्ण या मृत्युजय। मरने की इच्छा क्या कहलाएगी आपको बताना है भाई, बताइए। मरने की इच्छा जो है ये क्या कहलाएगी आपको बताना है। मुमूर्षा कहलाएगी, मुमुक्षु कहलाएगी, मृत्यु वर्ण कहलाएगी या मृत्युंजय कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है क्या कहलाएगी। मरने की इच्छा जो है वो मुमूर्षु कहलाती है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है, मुमूर्षु कहलाती है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहलाता है। अंतरित कहलाता है, स्थानांतरित कहलाता है, प्रवासी कहलाएगा या मुसाफिर कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ क्या कर देना, स्थानांतरित कर देना, क्या कहलाता है भाई, हटाया हुआ कहलाता है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो स्थानांतरण शब्द तो आपने सुना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, स्थानांतरण भी तो होता है। और स्थानांतरण शब्द से एक शब्द बना है स्थानांतरित। तो दूसरी जगह पर रखना क्या कहलाता है भाई, स्थानांतरित कहलाता है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर अगर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। पहचान का तत्सम शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है, बताइए। प्रत्यभिज्ञान होगा, प्रज्ञान होगा, अभिधान होगा या अवधान होगा। प्रत्यभिज्ञान होगा, प्रज्ञान होगा, अभिधान होगा या अवधान होगा। पहचान का तत्सम आपको बताना है। तो पहचान तो आपको पता है एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, एक तद्भव शब्द है। अगर हम लोग बात करें इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना है प्रत्यभिज्ञान होगा। प्रत्यभिज्ञान जो है ये पहचान शब्द का तत्सम शब्द हो जाता है। आप सभी लोग याद रखोगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। प्रभुत्व शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है क्या होता है, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पहचान होगा, पहुँच होगा, गुरुता होगा या गुरुत्व होगा, बताइए। तो देखिए आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है भाई। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है, आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे पहुँच होता है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है आपको याद रखना है भाई कि पहुँच होता है। प्रभुत्व जो आपका एक शब्द है ये तो आपका एक तत्सम शब्द है। प्रभुत्व आपका एक तत्सम शब्द है। इसके तद्भव रूप की बात करें तो पहुँच आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी जो है भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है 100% क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न हिंदी के आ रहे हैं तो एक एक प्रश्न आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो बस चाहिए क्या होती है भाई, प्रैक्टिस चाहिए होती है और प्रैक्टिस ही आपको करना है। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज तैयारी कर ली हो तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलेंगे भाई, VSA ट्रिकी क्लासेस पर आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि डेली आप लोग यहाँ पर भाई क्लास चलती है, आप सभी लोग डेली आ जाया करो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहनोई शब्द का तत्सम आपको बताना है क्या होता है। बहनोई एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम शब्द आपको बताना है क्या होगा। बहनोई होगा, बहनपति होगा, भगिनी पति होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो आप सभी लोगों को याद रखना है,
ठीक है। सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहा जाता है, बहनोई कहा जाता है। इसके तत्सम की बात करें तो भगिनी पति इसको हम लोग कह सकते हैं। बहनोई के तत्सम को क्या कहा जा सकता है, भगिनी पति कहा जा सकता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में अव्यय आपको बताना है कौन सा है, संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिमाणवाचक है, या समुच्चय बोधक है, बताइए। देखिए वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि वह विकलांग है। तो अब मुझे आप लोग कारण बताइए, ठीक है। यहाँ पर वह लाचार है कहा जा रहा है, तो वह क्यों लाचार है, क्यों लाचार है, क्योंकि वो विकलांग है। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। और जिस किसी भी वाक्य में कारण बताया जाता है वो आपके कैसे अव्यय हो जाते हैं, कारणवाचक हो जाते हैं, अव्यय आपको याद रखना है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, इसमें आपको बताना है जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने योग्य बात है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। कारक कहेंगे क्या उसको, क्या अव्यय कहेंगे, क्या काल कहेंगे, क्या विशेषण कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और काल देखिए 3 प्रकार के होते हैं भाई, काल 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग याद रखोगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रश्न पत्र में आपके सामने क्या आता है कि एक वाक्य आपको दे रखा होगा, एक वाक्य आपको दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि ये कौन सा काल है। ठीक है, कौन सा काल है, तो वर्तमान काल होगा या भूतकाल होगा या भविष्य काल होगा। लेकिन कई सारे वर्तमान काल में, जिसके वर्तमान काल में 5 भेद होते हैं, तो उन भेदों में से 5 भेदों में से कोई सा भी वो भेद हो सकता है। भूतकाल की बात करें तो 6 भेद होते हैं, भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल के भाई 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से भेद होते हैं, आप लोग कैसे पहचानोगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जैसे जो वर्तमान काल में जो 5 भेद हैं, तो मैं आपको 5 भेदों की जानकारी दे देता हूँ। इसके पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। अब अगर कोई वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है तो आप लोग कैसे पहचानोगे, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ। जिस किसी वाक्य में भी ता है लास्ट में, ता है, ती है लगा हो, ठीक, वो काल आपका कैसा होगा, वर्तमान काल होगा। और उसके अलावा आपको याद रखना है जिससे किसी की, जिसके रोज़ काम मैं करता हूँ वो चीज़ रोज़ कर, जैसे मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ या वो स्कूल जाता है, तुम खेलते हो, तो इसमें ता है भी आ रहा है और इससे किसी चीज़ की आदत भी बताई जा रही है। तो ये वाक्य आपके सामान्य वर्तमान काल के होंगे। अब दूसरा भेद होता है कि अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि वो काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण का मतलब ही यही होता है कि वो काम अभी पूरा ना हुआ हो, जो काम चल रहा हो। कुल मिला के जैसे लड़का खेल रहा है, तो लड़का जो है अभी खेल रहा है, अंत में है आ गया है तो वर्तमान काल का हो जाएगा और आपका अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि काम अभी कंप्लीट, उसका खेल अभी पूरा नहीं हुआ है, खेल अभी उसका चल रहा है। जैसे पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो ये वाले वाक्य आपके कैसे हो जाएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएंगे। उसके अलावा आपको याद रखना है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, जिसके पूर्ण वर्तमान काल में काम जो है ये पूरा हो चुका होता है। ठीक है, हाल फिलहाल में ही काम पूरा हो चुका होता है। जैसे मान लीजिए वर्षा हो चुकी है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तुमने खाना खा लिया है, ये आपका कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। हम खेल चुके हैं, ये आपका कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो आपके पूर्ण वर्तमान काल होते हैं ना, पूर्ण वर्तमान काल होते हैं, यही आपके जो हैं आसन्न भूतकाल होते हैं, यही आपके आसन्न भूतकाल होते हैं। आसन्न भूतकाल की डेफिनेशन क्या है, यानी कि काम जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ होता है, और इसमें भी तो यही है भाई, पूर्ण वर्तमान काल में भी तो यही है। वर्षा हो चुकी है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल भी होगा, और अगर ऑप्शन में आ जाता है आसन्न भूतकाल तो आपको ए उसको चुनना है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा भाई। संदिग्ध वर्तमान काल की बात मैं आपको बताऊं, जिसके वर्तमान में जो है इसका संदेह का होने का होता है भाई। उस वाक्य को पढ़ने पर हमें संदेह लग रहा हो, जिसके वो पढ़ रहा होगा, क्या पता वो पढ़ रहा होगा भी नहीं होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, वह पढ़ रहा होगा। एक होता है संभाव्य वर्तमान काल, इसमें है क्या होता है भाई, आशा है जताई जाती, संभावने के संभावना होती, इसके मुझे पता है कि तुम धूम्रपान करते हो, ठीक है।
ठीक है, जैसे कि मुझे ऐसी आशा है या ऐसी संभावना है, पक्की वो बात नहीं बोल रहा है, लेकिन संभावना इसमें आपको झलकेगी, ये बात समझ लीजिए। तो ये बात आप लोग समझ जाओगे बहुत ही आसानी से, जितने भी मैंने आपको काल के भाग बताए हैं, भेद बताए हैं, उम्मीद है आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या गुणवाचक अव्यय। यहाँ पर आपके अगर सही है उत्तर की बात करें तो निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय जो है ये अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय ये भी एक अव्यय का भेद है, और संबंध बोधक अव्यय भी एक अव्यय का ही भेद है, लेकिन गुणवाचक अव्यय जो है ये आपका अव्यय का भेद ही नहीं है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची हैं, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका आपको चयन करना है। इसके ब्रह्मा का आपको बताना है भाई कौन सा पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको बताना है कि ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, प्रजापति जो है ये ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है, विधि जो है ये भी आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है, स्वयंभू भी आपका ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है। तो बात करें यहाँ पर देखिए, पंचानन जो है ये आपका ब्रह्मानंद का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पंचानन जो है ये आपका शिव का पर्यायवाची होता है भाई, शिव का पर्यायवाची होता है पंचानन, तो ब्रह्मा का कैसे हो जाएंगे? तो कुल मिला के आप सभी लोगों को यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। वो 2 बातें कौन कौन सी? एक तो पंचानन शिव का पर्यायवाची होता है, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। रात्रि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है रात्रि का पर्यायवाची, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, यामिनी होगा, शर्वरी होगा, उर्वशी होगा या विभावरी होगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, यामिनी है, शर्वरी है और विभावरी है, ये सब जो है रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि रात के पर्यायवाची होते हैं। रात के पर्यायवाची होते हैं यामिनी भी, शर्वरी भी और विभावरी भी। लेकिन उर्वशी की अगर हम लोग बात करें तो उर्वशी आपका ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। उर्वशी हम लोग किसको कहते हैं भाई? जो एक सुंदर युवती होती है, सुंदर युवती को हम लोग कह सकते हैं या उर्वशी। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आपको बताना है भाई सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई। देखिए, तो आपने एक भाई किताब का नाम सुना होगा, आदित्य। आदित्य आपने एक किताब का नाम सुना होगा, तो आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य ही तो इसका मतलब है। दिनकर है, दिवाकर है, ठीक है, दिनकर है, दिवाकर है, उसके अलावा प्रभाकर है, दिनकर हैं, दिनेश हैं, ये सब सूर्य के ही तो पर्यायवाची हैं। लेकिन निशाकर जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निशाकर शब्द जो है ये आपका चांद का पर्यायवाची होता है, चांद का, चंद्रमा का ये पर्यायवाची होता है निशाकर। तो आपका ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, संस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो यहाँ पर कोशिश करते हैं भाई, संस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम लगेगा, नीचे हलंत लगेगा और धनकार हो जाएगा। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग बताओगे ऐसा? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसमें आपको बताना है उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो क्यों ना हम लोग उद्गम का संधि विच्छेद करके देख लें भाई। उद्गम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? उद धन गम निकलेगा। अगर आपसे उद्गम शब्द में प्रत्यय पूछा जाए तो आप लोग बताओगे गम बताओगे। अगर उपसर्ग पूछा जाए तो आप लोग बताओगे उद। तो उद ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है जिसके नीचे हलंत भी है? ऐसा तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? संस्कार शब्द में आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, कौन सा है बताइए। अच्छा, संस्कार नहीं बल्कि संस्कार तो पिछला वाला था भाई। संस्करण आपको बताना है, संस्करण में आपको बताना है कि प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये तो होगा नहीं,
सा तो होगा नहीं, सम भी नहीं होगा, क्या होगा भाई, ये भी नहीं होगा, सम होगा तो लेकिन हलंत वाला सम होगा। और हलंत वाला सम कहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग बताओगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है। जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, या जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या जिसका परित्याग आवश्यक हो। बताइए क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए भाई आप सभी लोग याद रखोगे कि परित्यक्त शब्द का सही अर्थ जो होगा, सही अर्थ जो होगा वो क्या होगा भाई, आपको याद रखना है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परित्यक्त कह सकते हैं। जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो क्या कहेंगे, उसको परित्यक्त कहेंगे, आप सभी लोग याद रखोगे। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का मतलब क्या होगा, जिसमें उपसर्ग ही ना हो, यानी कि जिसकी संधि विच्छेद ही ना हो सके, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में जो आपका लिखा हुआ है शब्द परिरक्षण, तो इसका क्या संधि विच्छेद हो सकता है, इसका क्या संधि विच्छेद हो सकता है, हम लोग ट्राई करने की कोशिश करें तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, परि धन रक्षण बन जाएगा। तो इसमें तो भाई देखिए उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो ये तो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा नहीं। उसके बाद हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की निरूपण, जो यहाँ पर शब्द लिखा है क्या इसका संधि विच्छेद हो सकता है, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। तो देखते हैं भाई हम लोग, नी धन रूपण, तो इसका भी भाई इसका संधि विच्छेद इसका भी हो सकता है, तो ये भी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी की स्वशासन शब्द की, तो स्वशासन का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, स्वय धन शासन, तो इसका भी संधि विच्छेद हो सकता है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी वाले शब्द की, ऑप्शन नंबर डी वाले शब्द की अगर हम लोग बात करें वृहत्तर की, तो वृहत्तर का कभी आप लोगों ने संधि विच्छेद किया हुआ नहीं देखा होगा, यानी कि ना तो इसमें प्रत्यय निकल सकता है और ना ही उपसर्ग निकल सकता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताने की कोशिश कीजिए भाई, बताइए लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी लोग बताओगे इसका राइट आंसर। तो क्यों ना हम लोग इसकी संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। लिप्सा शब्द की संधि विच्छेद अगर हम लोग करके देखते हैं तो क्या आता है भाई, क्या आता है, ठीक है। देखिए पा आधा है ना यहाँ पर, तो हम लोग पा पूरा लिखेंगे और हालत लगा देंगे तो ये आधा पा के ही बराबर हो जाएगा, आधा पा के ही बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लिप हो गया और बचा क्या, बचा सा बना, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। प्रत्यय पूछे तो सा बताओगे, उपसर्ग पूछे तो लिप बताओगे। तो कहाँ पर लिखा हुआ है सा, आप लोग बताओगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए गोबर गणेश का मतलब क्या होता है। गोबर गणेश होना, इस मुहावरे का आपको बताना है अर्थ क्या होता है। बताइए किए धरे पर पानी फेरन, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना या गड़बड़ करना। बताइए देखिए तो गोबर गणेश होने का मतलब क्या होगा, बताइए भाई किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, या आपके गोबर की पूजा करना या गड़बड़ करना। बताइए जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर मैं चाहूंगा आप सभी लोग देंगे भाई, इसका उत्तर आप सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कुलीन में आपको बताना है प्रत्यय क्या होता है। बताइए कुलीन शब्द में आप सभी लोग बताओगे प्रत्यय क्या होता है। तो क्यों इसका हम लोग भाई वो कर लें, भाई क्या कर लें, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं हम लोग, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। चलिए तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, क्या आएगा भाई, एक तो कुल आ जाएगा,
उपसर्ग के रूप में कुल आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, बड़ी ई और ना ईन आ जाएगा। तो कुल धन ईन क्या बन जाएगा, कुलीन बन जाएगा। तो प्रत्यय पूछे तो ईन बताओगे और उपसर्ग पूछे तो कुल बताओगे। पूछा क्या जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो ईन आपको बताना चाहिए। और ईन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका। अन्न जल में कौन सा समास है बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ बातें आप सभी लोगों को याद रखना है कि द्विगु समास कहाँ पर होता है। तो द्विगु समास वहाँ पर होगा जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा, जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अव्ययी भाव कहाँ पर समास होगा, अव्ययी भाव समास कहाँ पर होगा जिसका पहला पद अनु आ जाए, अनु आ जाए आपको याद रखना है। उसके बाद या तो प्रति आ जाए, प्रति आ जाए, या तो यथा आ जाए, यथा आ जाए या यथावत आ जाए। ठीक है, जैसे अनु से अनुकार शब्द बन जाएगा या अनुसार शब्द बन जाएगा, प्रति से प्रतिकार बन जाएगा, यथा से यथावत बन जाएगा। तो अगर ये वाले शब्द आपके सामने आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होता है, आप सभी लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द्वंद्व समास कहाँ पर होगा, तो देखिए द्वंद्व में बीच में क्या लगा हुआ है, आधा ना लगा हुआ है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि ये जो है ये डैश लगा हुआ है, अर्थात ये एक योजक चिन्ह महसूस हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपको भाई महसूस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यही तो इसकी ट्रिक है, क्योंकि बीच में भाई योजक सब महसूस हो रहा है तो इसमें योजक चिन्ह ही होगा। ज़्यादातर 99% चांसेस है कि शब्द आपको दे दिया जाता है बीच में योजक चिन्ह जहाँ पर भी हो तो वहाँ पर क्या उत्तर मारना है, क्या उत्तर लॉक करना है, ऑप्शन नंबर जो द्वंद्व लिखा हुआ है ये आपको भाई वहाँ पर उत्तर मारना है। ठीक है, कभी कभी योजक चिन्ह जो है बीच में नहीं भी देते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं अन्न जल, तब भी आपको क्या उत्तर लगाना है, आपको लगाना है द्वंद्व लगाना है, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और आपको देखना है भाई ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। देखिए अगर हम लोग इसकी संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा भाई, देखिए संधि विच्छेद भी पूछी जा सकती है, इससे आपकी जो है संधि विच्छेद भी पूछी जा सकती है। जागृत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, उसके अलावा इत हो जाएगा, जागृत धन इत जागृति हो जाएगा, जागृति हो जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। अगर प्रत्यय पूछे तो इत बताओगे, अगर उपसर्ग पूछे तो जागृत बताओगे। क्यों, क्योंकि दोनों शब्द सार्थक सार्थक बनना चाहिए और दोनों ही शब्द हमारे सार्थक सार्थक बन रहे हैं। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है, देखिए कौन सा संधि विच्छेद जो है ये आपको सही लग रहा है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर आपको बताना है क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए पहला ऑप्शन जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है उपधन इंद्र। तो उपधन इंद्र जो है ये किसका संधि, मैं आपको बताऊँ इसका संधि क्या होगा, तो उपेंद्र हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर उपेंद्र की अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यही बनेगा, तो इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देव धन ईश लिखा हुआ है, तो देव धन ईश का अगर हम लोग संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा भाई, देवेश बनेगा, देवेश बनेगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं देवेश की संधि विच्छेद करेंगे तो यही बनेगा, देव धन ईश बनेगा, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चंद्र उदय जो शब्द यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, क्या शब्द बन जाएगा, चंद्रोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, चंद्रोदय बन जाएगा। अगर हम लोग चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद करें तो यही बनेगा, यही शब्द बनेगा। तो इस तरह से देखा जा सकता है सभी शब्द आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है। हौसला का आपको विलोम बताना है, क्या होता है बताइए। हौसला का आपको बताना है भाई विलोम क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। हताशा होगा, उत्साह होगा, इच्छा होगा या संकल्प होगा, बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपके प्रश्न का भाई बिल्कुल सही उत्तर जो है वो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। हताशा हो जाएगा। ठीक है, हौसले का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, हताशा हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, बताइए। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी, बताइए भाई।
चलिए, तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा था ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि एकमात्र सहारा होना, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। बाग बाग होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेहनत करना, अति प्रसन्न होना, असंभावित कार्य करना, या मधुर वचन बोलना। तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, बाग बाग होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, दानवीर में कौन सा समास है, आपको बताना है भाई। दानवीर में कौन सा समास है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। दानवीर में समास जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा, आपको याद रखना है। कौन सा भाई? तत्पुरुष समास, आप सभी लोग याद रखोगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि विनम्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? बहादुर बनेगा, सुशील बनेगा, भक्त बनेगा, या विज्ञानी बनेगा? बताइए, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है। विनम्र शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या बनेगा, तो सुशील आपको याद रखना है। कौन सा शब्द आपको याद रखना है? सुशील शब्द आप सभी लोगों को याद रखना है कि विनम्र का जो पर्यायवाची बनेगा वो क्या बनेगा? सुशील बनेगा। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपकी ये क्लास जी एसएससी जीडी के लिए आपकी ये क्लास थी, हिंदी के लिए। एसएससी जीडी की हिंदी सेक्शन के लिए आपकी क्लास थी। हिंदी में आपके मैं चाहता हूँ एक भी नंबर आपका ना छूटे, तो इसलिए आपकी ये क्लास चलाई जा रही है। डेली ये क्लास होती है, ठीक है, डेली लगभग ये क्लास होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है भाई, क्या बताना है कि आप लोग भाई क्लास में डेली आ जाया करो। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।